So our next topic of admission of partner is revaluation. So give a heading revaluation, the most important topic of admission of partner. Now, first we need to understand what is the meaning of revaluation. Revaluation का मतलब होता है वापस से वैल्यू करना. री मतलब वापस से और वैल्यूएशन का मतलब होता है ऑब्वियसली किसी भी चीज़ का वैल्यू फाइंड आउट करना. टू नो to know the actual current market market price of assets and liabilities. Assets and liabilities. एसेट्स और लाइबिलिटीज का एक्चुअल मार्केट प्राइस जानने का मतलब होता है रीवैल्यूएशन. हम एसेट्स और लाइबिलिटीज का वापस से वैल्यूएशन फाइंड आउट कर रहे हैं. क्यों करेंगे? हम एसेट्स और लाइबिलिटीज का वैल्यू करंट मार्केट प्राइस क्यों जानेंगे? क्योंकि नया पार्टनर के आने के वजह से जब एक पार्टनर ए और बी मिलके बिजनेस कर रहा था, ऑब्वियसली बहुत काफ़ी टाइम हो गया होगा, तो उस टाइम पे जो एसेट्स एंड लाइबिलिटी का वैल्यू था, ज़रूरी तो नहीं है कि कुछ साल के बाद 2 या 3 साल के बाद जब सी एडमिट हो रहा है वही वैल्यू हो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का. तो जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होगा या कोई एक पार्टनर रिटायर होगा या डेथ होगा, तो हर एक ओकेजन पर, इट्स नॉट द ओकेजन ऑब्वियसली, हर एक इवेंट पर, चाहे वो एडमिट हो रहा है, चाहे वो रिटायर हो रहा है, चाहे वो डेथ हो रहा है, हर कोई इवेंट पर हमेशा एसेट्स और लाइबिलिटीज का करंट मार्केट प्राइस जानना इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे कि किसी को भी एक्चुअल लॉस और नुकसान या फायदा ना पहुंचे. जो भी हो सब एकदम रियल जो करंट मार्केट प्राइस है उसी पर आए. तो करंट मार्केट प्राइस जानना वेरी इंपॉर्टेंट होता है रीवैल्यूएशन, और उसी को बोलता है रीवैल्यूएशन. और रीवैल्यूएशन सिर्फ और सिर्फ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का निकलता है. assets and liabilities का. What type of liabilities? The external liabilities. External liabilities का मतलब क्या होता है? जो फर्म का liabilities जो आउटसाइड के लिए होता है. एक्सटर्नल liabilities का मतलब जो फर्म के बाहर का होता है. एग्जाम्पल क्रेडिटर, बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. दीज आर दी एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल लाइबिलिटीज जो कि बाहर में होता है, बाहर वाले को पे करना पड़ता है. और इंटरनल लाइबिलिटीज क्या होता है? इंटरनल लाइबिलिटीज का मतलब होता है कैपिटल, रिजर्व, प्रॉफिट. दीज आर दी एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल लाइबिलिटीज. तो हम एसेट्स और लाइबिलिटीज का रीवैल्यू करेंगे, बट लाइबिलिटी कंसिस्ट ऑफ एक्सटर्नल लाइबिलिटीज एंड इंटरनल लाइबिलिटीज. So we will revalue only external liabilities like creditor, bank loan, etc. ठीक है ना. जर्नल एंट्रीज, राइट डाउन जर्नल एंट्रीज ऑफ revaluation. This is very 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 important. Journal entries of revaluation. Journal entries of revaluation. Now, अब एक चीज समझना. This is my assets and this is my liabilities. हाँ या ना. एसेट्स एंड लाइबिलिटीज. एसेट्स का नेचर क्या होता है? हम लोग क्लास 11 में पढ़ कर आए हैं. एसेट्स का नेचर होता है डेबिट बैलेंस. याद करो, कैश को, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सब हम लोग कहाँ पुट करते थे ट्रायल बैलेंस में? ये सब हम लोग डेबिट साइड में पुट करते थे. ऑन दी अदर हैंड लाइबिलिटीज का नेचर होता है क्या? क्रेडिट नेचर. लाइबिलिटीज का क्या नेचर होता है? क्रेडिट नेचर. अगर एसेट्स का नेचर डेबिट होता है, अगर मेरा एसेट्स बढ़ेगा तो हमको जिस नेचर में अगर वो है, अगर उस नेचर में लिखे तो वो चीज़ बढ़ जाता है अपने आप. अगर मैं कोई चीज़ लैंड एंड बिल्डिंग अगर मैं डेबिट कर रही हूँ, डैट मीन्स मेरा लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ रहा है. और अगर उसी का अपोजिट, अगर एसेट्स का वैल्यू अगर घटेगा तो उसके अपोजिट नेचर में लिखना चाहिए, क्योंकि एसेट्स का नेचर होता है डेबिट. अगर एसेट्स प्लस होगा तो उसको डेबिट में लिखेंगे, बट एसेट्स अब माइनस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इसको कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में. हाँ या ना. सिमिलरली विथ लाइबिलिटीज एज वेल.
अगर मेरा लाइबिलिटीज प्लस होगा, अगर मेरा लाइबिलिटीज इंक्रीज करेगा, तो हमको कहाँ लिखना चाहिए? हमको उसी के नेचर में लिखना चाहिए। अगर मैं क्रेडिट में लिखूंगी टू बोलकर, क्योंकि बोलते हैं ना जर्नल एंट्रीज में टू क्रेडिट होता है, अगर मैं टू बोल के लिखूंगी तो मेरा मतलब लाइबिलिटी बढ़ गया। बट अगर मैं बोलूँ मेरा लाइबिलिटी घट रहा है, मेरा लाइबिलिटी घट रहा है, तो मैं कहाँ लिखूंगी? ऑब्वियसली अपोजिट नेचर में, दैट मीन्स डेबिट में। हाँ या ना? तो जो चीज मतलब जो आइटम जिस नेचर का होता है, अगर उसको उसी नेचर में लिखो तो वो प्लस हो जाता है, बट अगर उसके अपोजिट नेचर में लिखोगे तो वो माइनस हो जाता है। सिमिलरली फॉर लाइबिलिटीज। ठीक है, आइए पहले आप लोग लिख लो कि क्या होता है, उसके बाद जर्नल एंट्री लिखो। दो चीज होगा, या तो आपका एसेट्स इंक्रीज करेगा या तो आपका एसेट्स डिक्रीज करेगा। व्हेन एसेट्स इंक्रीज, व्हेन एसेट्स इंक्रीज्ड, दो ही चीज होगा, या तो आपका एसेट्स इंक्रीज करेगा या तो एसेट्स आपका डिक्रीज करेगा। वेट, सो व्हेन एसेट्स इंक्रीज, जब हमारा एसेट्स इंक्रीज करेगा तो हमारा जर्नल एंट्री क्या होना चाहिए? क्योंकि एसेट्स इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स मेरे को एसेट्स डेबिट में ही लिखना चाहिए। तो एंट्री वुड बी एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्योंकि हम लोग रिवैल्यूएशन सीख रहे हैं, तो उसका अपोजिट साइड में क्या चला जाएगा? रिवैल्यूएशन। तो जब एसेट्स इंक्रीज होगा तो उसको डेबिट में लिखेंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। उसी का अपोजिट, व्हेन एसेट्स डिक्रीज, जब एसेट्स डिक्रीज होता है तब एंट्री क्या होगा? जब एसेट्स डिक्रीज हो रहा है, उसका वैल्यू घट रहा है, दैट मीन्स मेरे को अपोजिट साइड में लिखना चाहिए, टू एसेट साइड में लिखना चाहिए। हाँ या ना? टू एसेट्स, तो मेरा डेबिट में क्या जाना चाहिए? ऑब्वियसली रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। तो ये एंट्री को समझने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कौन सा नेचर किसका होता है। क्लियर? सिमिलरली इन लाइबिलिटीज एज वेल, अगर मैं बोलूँ व्हेन लाइबिलिटी, व्हेन लाइबिलिटी इंक्रीज्ड, जब हमारा लाइबिलिटी इंक्रीज करेगा तो एंट्री क्या होगा? इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स प्लस हो रहा है, तो कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में, टू लाइबिलिटीज अकाउंट, टू लाइबिलिटीज अकाउंट। डेबिट में क्या जाएगा फिर? रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू liabilities account. Is that simple? And similarly, when liability decreased, जब हमारा liability decrease करेगा, डिक्रीज करेगा मतलब हमको अपोजिट नेचर में लिखना चाहिए। तो एंट्री वुड बी, यस आप लोगों को आ गया होगा अब तक, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। एंट्री क्लियर है? जब assets increase, assets account debit to revaluation. When assets decrease, revaluation account debit to assets account. Where when liabilities increased to liabilities, then revaluation account debit. When liabilities decreased, liabilities account debit to revaluation. Clear? तो ये हमारा है जर्नल एंट्रीज ऑफ रिवैल्यूएशन। अब ये सम्स मैम कैसे आएगा? आइए सम्स देखते हैं। उसके लिए एक बैलेंस शीट कॉपी करना रहेगा। आइए बैलेंस शीट कॉपी करते हैं। ओके, सो दिस इज आवर बैलेंस शीट। कॉपी कर लो इसको, वीडियो को पॉज कर लो यहाँ पर इस पॉइंट पर और इसको कॉपी कर लो। चलो, आफ्टर दिस, इसके बाद आपको एक बैलेंस शीट दिया रहेगा। बैलेंस शीट के बाद आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन, सम एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन। ओके, तो कॉपी दिस एज वेल। नंबर 1, so this is our additional information. Additional information is given. Number 1, plant and machinery, P and M indicated plant and machinery valued in increased to value increased to rupees 30,000. Land and building appreciated by 10%. Creditor of 2,000 is not likely to be paid.
5% of provision is need to be created on data. Outstanding wages, this is outstanding. I have written the short form, but you people will write the full form. Outstanding wages increased by 20,000 and investment was revalued at rupees 20,000. Copy it fast. So after copy the notes, draw the journal format. Draw the journal format and ledger account. Draw the journal format and ledger account. Draw it fast. So this is my journal format. Now स्टार्टिंग से अब अगर आपको ऐसा सम्स दिया हुआ रहेगा, पहले बैलेंस शीट दिया हुआ रहेगा, देन यू हैव गिवन अन एडिशनल इन्फॉर्मेशन. बैलेंस शीट दिया हुआ है, डैट मीन्स वो पहले वाला प्राइस है, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मतलब नया प्राइस हुआ है. तो रीवैल्यूएशन में हम लोग याद रखना एक चीज़, रीवैल्यूएशन में जब भी जर्नल करेंगे या लेजर करेंगे तो हम लोग हमेशा डिफरेंस अमाउंट, मतलब कितना से इंक्रीज हुआ या कितना डिक्रीज हुआ, सिर्फ वो अमाउंट हम लोग लिखते हैं. डैट मीन्स कितना डिफरेंस अमाउंट, मतलब पहले का प्राइस में और अब के प्राइस में क्या डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस अमाउंट हम लोग लिखते हैं. कैसे, आइए देखते हैं. आपको एक बैलेंस शीट दिया हुआ है, कैपिटल ए और बी, रिजर्व, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग वेजेस, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटा, इन्वेस्टमेंट. Additional information is given. Plant and machinery value increased to 30,000. Underline the word to, क्योंकि यहाँ पर to और by का समझना बहुत important है. Word to और word by का मतलब समझना बहुत important है. Word to indicate, to का मतलब नॉर्मल इंग्लिश है, अगर मैं समझाने जाऊँ नॉर्मल इंग्लिश है. नॉर्मल टू का मतलब कि अगर मैं इस लाइन का मतलब समझाऊँ, प्लांट एंड मशीनरी वैल्यू इंक्रीज्ड टू 30,000, दैट मीन्स प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू बढ़कर 30,000 हो गया है. प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू बढ़कर 30,000 हो गया है. जब टू बोलेगा 30,000 हो गया है, तो हम लोग को देखना पड़ेगा कितना बढ़ा या कितना घटा. तो बैलेंस शीट में चेक करेंगे. बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी कितना दिया हुआ है, बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी इज गिवन 20,000 रुपीज, और अभी इंक्रीज्ड टू 30,000, बढ़कर हो गया है 30,000. कितना इंक्रीज हुआ, 10,000 से इंक्रीज हुआ. ये 10,000 ही जाएगा मेरा रिवैल्यूएशन के अकाउंट में, सिर्फ डिफरेंस अमाउंट. इज दैट क्लियर? प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू बढ़कर 30,000 हो गया है, तो 30,000 हो गया है, तो हम लोग चेक करेंगे तो पहले कितना था. तो हमारा पहले था 20,000 रुपया. प्लांट एंड मशीनरी हमारा पहले था 20,000 रुपया, तो 20,000 था, अब हो गया 30,000. कितना बढ़ा, हमारा 10,000 से प्लांट एंड मशीनरी बढ़ गया है, तो 10,000 रुपीज़ ही हमारा रिवैल्यूएशन में जाएगा. तो प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू बढ़कर हो गया है 30,000, तो हमारा रिवैल्यूएशन में कितना जाएगा, 10,000. आइए, तो हमेशा याद रखना एक चीज़, हमेशा याद रखना, टू जब दिया रहेगा तो आप लोग क्या निकालोगे, डिफरेंस अमाउंट. आप लोग क्या निकालोगे, डिफरेंस अमाउंट माइनस करके. इट्स अ ट्रिक कि एग्जाम में उतना, क्योंकि इतना प्रेशर होता है, एक बार में इतना प्रेशर हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग क्या क्या निकालेंगे, डिफरेंस अमाउंट टू में. और जब आपको बाई दिया रहेगा, अभी हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम्स में, जब बाई दिया रहेगा तो आप चुपचाप से एग्जैक्ट अमाउंट ही पुट करोगे. दिस इज अ ट्रिक. जब टू दिया रहेगा वैल्यू के आगे, दैट मीन्स डिफरेंस अमाउंट माइनस करोगे बैलेंस शीट का अमाउंट को करंट अमाउंट से. और जब बाई दिया रहेगा कि इंक्रीज्ड बाई इतना अमाउंट, तो बाई से एग्जैक्ट अमाउंट. तो प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू इंक्रीज हुआ है, और प्लांट एंड मशीनरी इज एसेट. एसेट इंक्रीज करेगा तो एंट्री क्या होगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन. व्हाट इज द नेम ऑफ एसेट्स, प्लांट एंड मशीनरी. तो आइए एंट्री करेंगे. Plant and machinery account debit, write down plant and machinery account debit to revaluation account. Plant and machinery account debit to revaluation account. How much, 10,000 rupees. Narration क्या होगा, being plant and machinery increased, चुपचाप से बस वही ड्रॉ अ लाइन, हमारा एक एंट्री खत्म. वाह, अपने आप पेज पलट गया. नेक्स्ट एंट्री, लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएटेड बाय 10%.
लैंड एंड बिल्डिंग, अप्रिशिएटेड का मतलब होता है प्लस करना, तो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू अप्रिशिएट हो गया बाई 10%। 10% से मेरा लैंड एंड बिल्डिंग का प्राइस बढ़ गया। तो बैलेंस शीट में देखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग का प्राइस है कितना। बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग का प्राइस दिख रहा है 30,000। 30,000 का 10% निकालने जाओगे, 30,000 इंटू 10% आया 3,000। डैट मीन्स लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू 3,000 से बढ़ गया है। बाई बोला है, और बाई बोला है डैट मीन्स हम लोग को एग्जैक्ट अमाउंट लिखना है, बड़ा है। तो एंट्री क्या होगा, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। हाउ मच, 3,000। सिर्फ डिफरेंस मतलब कितना से बढ़ा कितना घटा, बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज्ड, बस मैं बीइंग नहीं लिख रही हूँ। नेक्स्ट, क्रेडिटर ऑफ ₹2,000 इज नॉट लाइकली टू बी पेड। क्रेडिटर 2,000 रुपया का मेरे को पे करने का जरूरत नहीं है। तो आपका क्रेडिटर कितना दिख रहा है, 10,000, और क्रेडिटर 10,000 का है, उसमें से 2,000 रुपया मेरे को पे करना। क्रेडिटर ऑफ 2,000, 2,000 का कोई क्रेडिटर होगा, उसको मेरे को पे नहीं करना है। तो अगर पे नहीं करना है तो बताओ, तो आपका लाइबिलिटीज घटा कि बढ़ा। क्रेडिटर को पे, क्रेडिटर इज माई लाइबिलिटी, 10,000 मेरे को पे करना था, बट उसमें से मेरे को 2,000 पे नहीं करना है। डैट मीन्स माई लाइबिलिटी हैज बीन डिक्रीज, मेरा लाइबिलिटी को डिक्रीज कर दिया गया। तो मेरा लाइबिलिटीज क्या हो रहा है, मेरा लाइबिलिटीज घट रहा है। और जब लाइबिलिटीज घटेगा, व्हेन माय लाइबिलिटी गेट डिक्रीज, तो एंट्री वुड बी लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, है ना। व्हाट इज द नेम ऑफ द लाइबिलिटीज, क्रेडिटर। आइए, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, 2,000, 2,000, clear. Next, 5% of provision is need to be created on data. 5% of provision is need to be created on data. पहला बात, प्रोविजन का मतलब, यहाँ पे जो प्रोविजन का बात किया जा रहा है, क्लास 11 में हम लोग पढ़ कर आए हैं। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट। तो प्रोविजन और प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट का मतलब होता है जो प्रोविजन, जो रिजर्व हम लोग डेटर के लिए बना के रखते हैं, कि फ्यूचर में अगर मेरा डेटर मेरे को पैसा नहीं दे तो हम अपने बिजनेस को लॉस नहीं होने देंगे, हम अपने बिजनेस को कॉम्पेंसेट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोविजन। क्लियर। तो प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट इज द लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट इज द लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस। तो अगर लाइबिलिटी, एक प्रोविजन बनाना है आपको, क्योंकि सम्स में मेरे को कहीं भी प्रोविजन नहीं दिख रहा है। 5% ऑफ प्रोविजन इज नीड टू बी क्रिएटेड, एक नया प्रोविजन बनाना है मेरे को डेटर के ऊपर। तो एक नया प्रोविजन अगर बनेगा डेटर पर, 5,000 का 5% होता है हमारा, आई थिंक 250, लेट मी चेक, 5,000 का 5%, यस इट्स 250। तो 250 का प्रोविजन बनेगा, एंड प्रोविजन इज लाइबिलिटी बनेगा, दैट मीन्स मेरा लाइबिलिटी इंक्रीज करेगा। तो लाइबिलिटी इंक्रीज करेगा तो एंट्री क्या होगा, यस यू गॉट राइट, रिवैल्यूएशन। आई डोंट नो आप लोग क्या सोचे हो, बट अगर ये आप सोचे हो देन यू आर राइट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट। अगर आप लोगों ने ये सोचा था, ये एंट्री सोचा था, देन यू पीपल आर राइट। हाउ मच, ओनली 250, जितना क्रिएट करना है बस वो। क्लियर। नाउ last outstanding, sorry not last, second last, outstanding wages increased by 20,000। आउटस्टैंडिंग वेजेस, फर्स्ट ऑफ ऑल आउटस्टैंडिंग का मतलब वेजेस देना बाकी है, आउटस्टैंडिंग वेजेस मतलब वेजेस देना बाकी है। तो वेजेस इंक्रीज हो रहा है 20,000 से, और वर्ड बाई है, दैट मीन्स वी नीड टू पुट एग्जैक्ट अमाउंट। आउटस्टैंडिंग वेजेस 5,000 है, हम लोग को इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स लाइबिलिटी मेरा इंक्रीज हो रहा है। तो एंट्री वुड बी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस
अकाउंट, आप लोग पूरा स्पेलिंग लिखोगे प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। हाउ मच? बाई 20,000, बाई 20,000। Being outstanding wages increased, being 5% provision is to be created on data, being creditor decreased, creditor get decreased. Clear? Next, investment was revalued at rupees 20,000. Revalue, underline, revalued. Revalued का मतलब करंट प्राइस हो गया है, इन्वेस्टमेंट का नया प्राइस है 20,000 रुपीज। Investment new price is 20,000. So what is my old price? Investment old price is 30,000. Its new price is 20,000. बढ़ा कि घटा? Obviously घट गया। पहले मेरा 30,000 रुपया था, अब 20,000 हो गया। That means मेरा इन्वेस्टमेंट का प्राइस घट गया। तो अगर इन्वेस्टमेंट घटेगा, इन्वेस्टमेंट इज माई एसेट, तो एंट्री क्या होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, revaluation account debit to assets, sorry, assets का नेम है investment, to investment account, to investment account. How much? कितना से घटा? सॉरी, रीवैल्यू कितना से घटा? 30,000 था, 20,000 हो गया, नया प्राइस ही 20,000 हो गया, कितना घटा? तो डिफरेंस अमाउंट, दैट इज 10,000। 10,000 से मेरा इन्वेस्टमेंट घट गया। सो दिस इज माई जर्नल। अब इस जर्नल को रीवैल्यूएशन में कैसे पुट करना है ये मैं नहीं बताऊंगी। क्यों? क्योंकि क्लास 11 में हम लोग सीख कर आते हैं कि रीवैल्यूएशन का लेजर में कैसे पुट करेंगे। अगर प्लान रीवैल्यूएशन का लेजर मैं एक बता रही हूँ, अगर रीवैल्यूएशन का लेजर बना रहे हैं, आइए रीवैल्यूएशन का पहले लेजर बनाओ। चलो रीवैल्यूएशन का लेजर बनाइए फटाफट। लेजर का फॉर्मेट विल बी द सेम। क्लास 12 में इवन और कंसेशन है, देयर इज नो नीड टू मेक डेट कॉलम। आप सिर्फ अमाउंट कॉलम बनाओगे और यू आर डन विथ योर लेजर अकाउंट। दैट्स इट। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ रीवैल्यूएशन। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। मैं सिर्फ एक बताऊंगी क्योंकि क्लास 11 का कंसेप्ट है, मैं यहाँ पे लेजर नहीं पढ़ाऊंगी। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। अगर मेरे को रीवैल्यूएशन के लेजर में पोस्ट करना है, डैट मीन्स रीवैल्यूएशन नहीं आएगा। तो रीवैल्यूएशन के साथ जो होता है मतलब प्लांट एंड मशीनरी, बाई प्लांट एंड मशीनरी आएगा, हाँ या ना? क्योंकि रीवैल्यूएशन जिसका लेजर बनाते हैं उसके लेजर में उसका नाम नहीं आता है, तो जर्नल एंट्री में उसको छुपा देते हैं। वो छुप गया तो क्या बचा? डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट। तो अगर प्लांट एंड मशीनरी के आगे कुछ नहीं है, इट इंडिकेट बाई। तो बाई प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 10,000। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मैं आपको अभी ट्रिक बताने वाली हूँ, क्योंकि एग्जाम में ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार जर्नल दिया जाएगा। आपको एग्जाम में डायरेक्ट बोलेगा प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। आपको एग्जाम में आपको डायरेक्ट करने बोलेगा प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, और आपको इसी को देखकर ये इन्फॉर्मेशन, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को देखकर ही डायरेक्ट लेजर बनाना पड़ेगा। तो एग्जाम में एक बार आप जर्नल बनाओगे फिर लेजर बनाओगे तो टाइम वेस्ट होगा। तो मैं आपको डायरेक्ट एक ट्रिक बता रही हूँ। चलो एकदम एक बार में विदाउट जर्नल, क्योंकि जर्नल भी कभी कभी पूछता है इसलिए मैंने सिखाया, बट 90% टाइम पे सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट पूछता है। तो रिवैल्यूएशन में अगर करना होगा तो इस तरीके से करेंगे। और लास्ट में थैंक यू बोलना सीखने के बाद, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिवैल्यूएशन का ट्रिक, क्योंकि हम लोग को ये पता होता है कि एसेट्स कब बढ़ा और क्या कब घट रहा है, एसेट्स और लाइबिलिटीज में क्या हो रहा है ये तो हम लोग को पता ही है। तो जब भी मेरा एसेट्स इंक्रीज करेगा तो हम लोग उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। जब भी मेरा एसेट्स इंक्रीज करेगा तो उसको हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और अगर मेरा एसेट डिक्रीज करेगा वी विल राइट इन डेबिट साइड। सिमिलरली अगर मेरा लाइबिलिटी इंक्रीज करेगा तो हम लोग उसको डेबिट साइड में लिखेंगे, और अगर मेरा लाइबिलिटी डिक्रीज करा तो उसको क्रेडिट साइड में। दिस इज अ ट्रिक, इतना तो याद करना पड़ेगा। अगर आपका एसेट्स इंक्रीज करेगा क्रेडिट साइड, एसेट्स डिक्रीज करेगा
डेबिट साइड। अब अगर ये याद हो गया है, इसी का अपोजिट लाइबिलिटी होता है। अगर एसेट्स डिक्रीज यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ऑब्वियस है बात है लाइबिलिटी इंक्रीज यही रिकॉर्ड करेंगे, और लाइबिलिटी डिक्रीज ये। revaluation is a nominal account. Revaluation is a nominal account. So all losses and expenses are recorded in debit side and all incomes and gains are recorded in credit side. Because अगर assets का value बढ़ जाएगा तो वो मेरे लिए फ़ायदा है। assets का value अगर बढ़ जाएगा तो कंपनी के लिए फ़ायदा है, तो इसलिए क्रेडिट। लाइबिलिटीज़ का वैल्यू अगर मेरे को 10,000 रुपया पे करना है, बट मेरे को पे करना था, अगर मेरे को 10,000 रुपीज़ पे करना था बट अब मेरे को करंट में 8,000 ही पे करना है, तो 2,000 का मेरे को गेन हो रहा है। सो ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर इन क्रेडिट साइड एंड ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड। दिस इज द गोल्डन रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट ऑफ क्लास 11। अगर नहीं पता है तो मेरे को बोलना, मैं गोल्डन रूल का आपको वीडियो सेंड कर दूंगी। और क्लास 12 में आई थिंक आप लोग को पता होना चाहिए गोल्डन रूल क्या होता है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक वी विल डू ये वाला सब, क्योंकि जर्नल से लेजर बनाना कोई डिफिकल्ट नहीं है, जर्नल से लेजर बना सकते हो, बट इस ट्रिक को यूज करके करेंगे। तो पहला वाला तो हम लोग देखो, प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज हुआ था, बढ़ा था, तो प्लांट एंड मशीनरी देखो क्योंकि एसेट्स बढ़ रहा है, बाय प्लांट एंड मशीनरी लिख दिया। आइए सेकेंड, लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएटेड बाई 10%। लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएटेड बाई 10%। अप्रिशिएटेड का मतलब बढ़ना, आपका एसेट्स बढ़ रहा है, कहाँ लिखेंगे, यही लिखेंगे, बाई लैंड एंड बिल्डिंग बोलकर, बाई लैंड एंड बिल्डिंग। हाउ मच, 3,000 से बढ़ रहा था तो 3,000 लिख देंगे। देन क्रेडिटर ऑफ 2,000 इज नॉट लाइकली टू बी पेड। क्रेडिटर 2,000 का आपको पे करने का जरूरत नहीं है, डैट मीन्स आपका लाइबिलिटी घट रहा है। और अगर आपका लाइबिलिटी घटेगा तो कहाँ लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द ट्रिक, लाइबिलिटी घटेगा तो बाई क्रेडिटर अकाउंट। हाउ मच, 2,000 रुपीज। नेक्स्ट, 5% ऑफ प्रोविजन इज नीड टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर। 5% मेरे को प्रोविजन बनाना है, और मैंने अभी बताकर आया कि प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी बनाना है, डैट मीन्स लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, और लाइबिलिटी इंक्रीज होगा तो अकॉर्डिंग टू द ट्रिक यहाँ पर आएगा टू PBDD। वी कैन राइट PBDD शॉर्ट फॉर्म, यहाँ पे लिख सकते हैं। तो PBDD है हमारा 250, PBDD है हमारा 250 particulars amount, particulars amount। Next we have outstanding wages increased by 20,000। आपका liabilities, outstanding wages is my liability, liability get increased, liability मेरा बढ़ रहा है, तो liability बढ़ रहा है तो कहाँ लिखेंगे, obviously इधर, to outstanding wages। how much, oh my god 20,000, लॉस नहीं आ जाए कहीं पर, 20,000, 20,000, इसको कर लो 2,000, इसको कर लो 2,000, 2,000 कर लो इसको। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट वॉज रीवैल्यूड एट ₹20,000। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू क्या हो रहा है, रीवैल्यू 20,000 हो गया है, पहले तो 30,000 अब हो गया 20,000, डैट मीन्स मेरा इन्वेस्टमेंट घट गया, एसेट्स घट गया। अब एसेट्स अगर घटेगा तो कहाँ लिखेंगे, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज, ठीक है ना, ये दिख रहा है। अब ये था ट्रिक, हमने ट्रिक के अकॉर्डिंग किया, बट अगर आप इसको चेक करने जाओगे, इस जर्नल एंट्री को चेक करने जाओगे रिवैल्यूएशन में, तो आपको एकदम वैसे ही दिखेगा, मतलब कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। देखो, क्रेडिटर टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन तो हम लोग नहीं लिख सकते, तो रिवैल्यूएशन को छुपाएंगे, तो क्रेडिटर हमारा डेबिट में है। सिंस वी नो जर्नल एंड लेजर आर अपोजिट ऑफ ईच अदर, तो अगर कोई चीज़ जर्नल का डेबिट में लिखा हुआ है तो लेजर का क्रेडिट साइड में जाएगा। तो देखो बाई क्रेडिटर में लिखा हुआ है, बाई क्रेडिटर बोलकर, तो अगर आप चेक करने जाओगे इस जर्नल को तो आपको मिलेगा रिवैल्यूएशन में सेम चीज़ ही पोस्ट हुआ है, बट अकॉर्डिंग टू द ट्रिक, क्योंकि एग्जाम में आपको जर्नल नहीं दिया जाएगा, एग्जाम में आपको डायरेक्ट रिवैल्यूएशन दिया जाएगा।
नाउ अब निकालते हैं प्रॉफिट या लॉस। सिंस इट्स अ नॉमिनल अकाउंट तो ऑब्वियसली क्रेडिट को प्लस करके डेबिट को माइनस करेंगे। 10,000 अब सीबीएसई वाले इनको प्लस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, तो दोनों का अमाउंट को माइनस कर सकते हो। अगर आपका मतलब डेबिट साइड अगर छोटा आया दैट मीन्स प्रॉफिट, अगर आपका क्रेडिट साइड छोटा आया दैट मीन्स लॉस। तो क्रेडिट माइनस डेबिट करेंगे तो 10,000 प्लस 3,000 प्लस 2,000 15,000 माइनस 250 माइनस 2,000 माइनस 10,000 कम्स टू 2750। पॉजिटिव में है, माइनस में नहीं है। 2750 दैट मीन्स प्रॉफिट। तो टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, बैलेंस शीट नहीं लिखेंगे, टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। जो भी ओल्ड पार्टनर, सपोज ओल्ड पार्टनर है ए और बी, ओल्ड पार्टनर है ए और बी, तो उसको बांट देंगे कौन सा रेशियो में, 2750 को ओल्ड रेशियो में। सपोज माई ओल्ड रेशियो इज 3:2, तो 3/5 एंड 2750 इंटू 2/5, तो आएगा कितना, 2750 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5 कम्स टू 1650। 1650 माइनस हमारा 2/5 माइनस 2750 कर लेते हैं, हो जाता है 1100। तो 1100 माइनस करेंगे तो आएगा 2750, इसको पुट करते 15,000 आ जाएगा, हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट। ऐसे रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट। क्लियर, समझ में आया। रिवैल्यूएशन में सिर्फ एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यू करते हैं। नाउ योर होमवर्क इज, जो मैं संडे को, क्योंकि मैंने बोला था मैं संडे को क्लास लूंगी, तो दिस इज फॉर, ये लास्ट वाला सेक्शन अभी करंट बच्चों के लिए है। तो मैं संडे को फुल फ्लेजेड सम करवाने वाली हूँ। तो संडे को जो फुल फ्लेजेड सम करवाऊंगी, मैं एक ही सम्स करवाऊंगी, एक ही सम्स का मैं सब कुछ करवाऊंगी। मैं एक ही सम्स का जर्नल करवाऊंगी, मैं रिवैल्यूएशन करवाऊंगी, देन मैं पार्टनर्स कैपिटल बनवाऊंगी उसी सम्स का, और उसी सम्स का मैं बैलेंस शीट बनवाऊंगी। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, बट एक ही दिन में हम एक फुल फ्लेजेड सम, क्योंकि जब हम लोग फेस टू फेस क्लास करते थे, मैंने प्रीवियस बैचेस में इस तरीके से ही सम्स करवाया है कि एक दिन मैं फुल फ्लेजेड करवा दूंगी। उसके बाद अगर आपको रिवैल्यूएशन आ गया, अगर आपको पार्टनर्स कैपिटल आ गया, तो इन दोनों को बेस करके ही जर्नल बनता है, इन दोनों को बेस करके ही जर्नल बनता है। और बैलेंस शीट इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग, जो मैं एक बार सिखा दूंगी, ईजी है, तो आप बार बार बना लोगे। तो मैं फोकस, फर्स्ट डे मैं ये चारों बनाऊंगी, फर्स्ट डे मैं ये चारों बनाऊंगी, बट उसके बाद मतलब सेकेंड क्लास थर्ड क्लास, उसके बाद मैं फुल फ्लेजेड सब नहीं करवाऊंगी। हाँ, किसी को कोई डाउट होगा कि मैम इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, देन मैं उसको बता दूंगी। अदरवाइज मैं एक दिन अगर फोकस कर रही हूँ, एक दिन मैं ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर रही हूँ, डैट मीन्स ये रीज़न है कि सेकेंड टाइम से मैं सिर्फ रीवैल्यूएशन और पार्टनर कैपिटल पे ध्यान दूंगी। क्योंकि अगर रीवैल्यूएशन और पार्टनर कैपिटल से ही जर्नल बनता है, पीएल एप्रोप्रिएशन में हम लोग सीख कर आए थे, तो पीएल एप्रोप्रिएशन में जैसे होता है जर्नल एंट्री हम लोग बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल से, पीएल एप्रोप्रिएशन से, इसमें भी सेम वैसे ही होगा। और बैलेंस शीट तो जैसे हम लोग, आप अगर किसी का अगर मेरे को देखा कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं करवाऊंगी। अदरवाइज मैं बैलेंस शीट भी आप लोग का होमवर्क रहेगा। बट हम लोग जो भी सम्स करेंगे इन्हीं 4 कैटेगरी में करेंगे। तो आप लोगों को करना क्या है, फॉर्मेट बना के रखना है। आपको जर्नल का फॉर्मेट तो पता ही है, तो 1 पेज फॉर जर्नल, आपको एक फॉर्मेट बना के रखना है जिससे कि टाइम वेस्ट नहीं हो उस दिन, और तुरंत तुरंत हम लोग सम्स करने लगे। तो 1 पेज फॉर जर्नल एंड रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल, ये दोनों एक ही पेज में रहेगा। अगर किसी का बड़ा कॉपी है तो वो एक पेज में, और अगर किसी का छोटा कॉपी है, जैसे मेरा छोटा कॉपी है, तो वो एक पेज में रिवैल्यूएशन बनाएगा और दूसरे पेज में पार्टनर्स कैपिटल बनाएगा। बट जिसका बड़ा कॉपी है, जैसे बड़ा कॉपी आता है, तो वो 1/4 मतलब रिवैल्यूएशन बनाएगा 1/4 में, और पार्टनर्स कैपिटल बनाएगा 3/4 में। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल 3/4 में बनाएगा, और देन नेक्स्ट पेज में
वो बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएगा। बैलेंस शीट का फॉर्मेट आई थिंक आप लोगों को पता होगा, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। अमाउंट 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 अमाउंट, लाइबिलिटीज नॉट पर्टिकुलर, लाइबिलिटीज एसेट्स अमाउंट, अमाउंट अमाउंट अमाउंट। तो लाइबिलिटीज अमाउंट अमाउंट, एसेट्स अमाउंट अमाउंट। जर्नल का फॉर्मेट आपको पता है, रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट ये रहा। पार्टनर्स कैपिटल, जितना पार्टनर रहेगा बेसिकली जो हम लोग मैं सम्स करवाऊंगी उसमें 3 पार्टनर रहेगा, तो 3 पार्टनर कैपिटल अकाउंट आपको पता है, पर्टिकुलर ए बी सी, पर्टिकुलर ए बी सी, तो वैसा करेंगे। और बैलेंस शीट का फॉर्मेट, तो जिसका छोटा कॉपी है वो 1 पेज जर्नल के लिए, देन अगर पार्टनर्स कैपिटल बनाना होता है और रिवैल्यूएशन, बेसिकली दोनों को एक ही पेज में बनाते हैं, तो ऐसे बनाना, मतलब इतना फॉर रिवैल्यूएशन आपका इतना पेज, दिस इज 1/4 एंड दिस इज 3/4, तो 1/4 में रिवैल्यूएशन बनाना और 3/4 में पार्टनर्स कैपिटल। बट जिसका छोटा कॉपी है वो अलग अलग बना सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 पेज फॉर जर्नल, रिवैल्यूएशन का पार्ट, देन पार्टनर्स कैपिटल का पार्ट, मैं बड़ा कॉपी के अकॉर्डिंग बोल रही हूँ, और बैलेंस शीट आपका हाफ पेज में बैलेंस शीट हो जाएगा। तो आप फॉर्मेट रेडी करके रखना, जिससे नेक्स्ट क्लास में हम लोग को स्टार्ट करने में और सम्स करने में देरी ना हो। इज दैट क्लियर? थैंक यू सो मच।